जय हिंद बच्चों, आपका हमारे एनएमएस स्टडी चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो है 2025 और 26 के लिए जो है तैयारी करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए है और यह उत्तर प्रदेश से भी और सभी राज्यों के लिए भी अनिवार्य है। तो आप यदि उत्तर प्रदेश से हो या आप किसी भी स्टेट से हो, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 16 जो है प्रकाश चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो हम लोग अपना क्वेश्चन जो है और हम लोग इसमें किस प्रकार जो है टिप्स बाय टिप्स इसमें दे रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं, टिप्स बाय बनता है, इसमें आपके चैप्टर जो है पढ़ा दिया जाएगा पूरा। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के अपना जो है पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट नंबर 707 है इसमें। तो यहाँ पर क्या है कि प्रकाश किरणों के समूह को जो है क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और बहुत दूर से आती हुई प्रकाश की समांतर किरणों से निर्मित प्रकाश पुंज को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। किस प्रकार से में क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि कोई दूर से कोई समांतर जो है किरण आ रही है तो इसे क्या कहते हैं, समांतर आ रही, मतलब कि समानांतर आ रही, और किरण आ रही है तो किरण पुंज आ रही है तो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। और यहाँ पर समांतर आ रही है इसलिए किसका नाम क्या हो गया, समांतर किरण पुंज हो गया। आगे देख लेते हैं। आगे है कि ऐसी किरणें जो किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से निकलने के पश्चात उसके चारों ओर फैलती हुई जाती हैं, आप सारी किरणें किरण पुंज कहलाती हैं। ऐसी किरणें जो किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से, तो इसका मतलब कहने से मतलब समझ लीजिएगा, और निकलने के पश्चात उसके चारों ओर फैलती हुई जाती है। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ से कोई प्रकाश निकल रही है, प्रकाश यहाँ से निकलती है और तो यहाँ पर क्या होती है, उसके जो है चारों ओर इसे क्या होता है, फैलती हुई जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, आप सारी किरण पुंज कहते हैं। और यदि कोई किरण क्या है, यहाँ से कोई किरण ऐसे आ रही हैं और किरण क्या हो रही है, कोई एक बिंदु पर मिल रहा है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे जो है अभिसारी कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। आप इतना समझ गए। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आपको समझाते हुए भी हम क्या करेंगे दोस्तों, जो है एक्सप्लेन करेंगे। फिर आगे क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, जो भी हमने आपको बताया, ऐसे किरण पुंज को कहते हैं अभिसारी। जो अभी हमने आपको बताया कि कई प्रकाश ऐसे आ रही हो और एक ही बिंदु पर यहाँ पर आकर मिल रही हो, तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। तो हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, 711 हिंट्स नंबर है कि किसी चमकदार सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को सतह पर पुनः उसी माध्यम में वापस भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है, ये एक सतह है कोई, तो कोई प्रकाश यहाँ ये आने वाली क्या है, किरण, जो आने वाली किरण है, आने वाली कोई प्रकाश किरण है। तो उसी माध्यम में जैसे ये वायु मान लेते हैं, तो वायु है, तो क्या हो रहा है, फिर उसी प्रकार ये जो है यहाँ से क्या होकर परावर्तन होकर ऊपर जो है चली जाती है। उसी माध्यम मतलब यहाँ पर वायु है, यहाँ पर हमारा माध्यम क्या है, वायु है, तो उसी माध्यम में जो है चला जाता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, परावर्तन कहते हैं प्रकाश का। आप इसे समझ गए। तो इस वाली किरण को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण। इसको इस वाली जो है आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इस ऊपर जो जा रही है इसे क्या कहेंगे, जो है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसे परावर्तित किरण कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे, जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मूल बिंदु हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, मतलब जहाँ पर बन रहा है। मूल बिंदु ये कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, आपतन बिंदु। इसे क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। हम लोग आगे देख लेते हैं। फिर आगे है कि किसी सतह पर होने वाला परावर्तन नियमित परावर्तन क्या है दोस्तों, किसी सतह पर होने वाला परावर्तन क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है। मतलब उसमें जो है नियम फिक्स है, क्या होना है क्या नहीं। आगे देखते हैं। खुरदरी सतह से होने वाला परावर्तन अनियमित होता है।
यहाँ पर दोस्तों चिकनी की बात हुई थी, जो अभी आपको बताया था वो चिकनी में बताया था। खुरदरी में मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे ऐसे मान लीजिए कोई ऐसे कोई है खुरदरी, तो जैसे कोई आने वाला प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसी वहाँ पर अट सकता है। कभी क्या हुआ ऐसे पड़ा तो इधर चला गया, कभी क्या हुआ जैसे इधर से आया तो इधर चला गया, कभी क्या हुआ आया उधर से तो उधर ही चला गया। तो ये इसमें क्या होता है, अनियमित अनियमित परावर्तन होता है। लेकिन जो चिकनी में होता है उसमें नियमित होता है। आगे हमारा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही जो है और क्या है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं तथा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे परावर्तन का नियम कहते हैं। तो हम इस पूरे जो है इसका मतलब पूरी जो है इसको हम पूरा समझा देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको हम पूरा समझा देते हैं। तो मान लीजिए ये कोई क्या है, समतल कोई दर्पण है। तो यहाँ से आने वाली किरण होगी वो आपतित किरण हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी, ये आप समझ गए। और ये क्या हो जाएगी, हमारी परावर्तित किरण हो जाएगी, परावर्तित किरण, ये हमारी परावर्तित किरण हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, एक इस पर जो है 90 डिग्री पर क्या होता है, अभिलंब खींच दिया जाता है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, अभिलंब कहेंगे, इसे हम लोग अभिलंब कहेंगे। और क्या कह रहा है, तो हमें से यही कहा गया था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे यहाँ पर स्थित होते हैं, यही कहा था। और क्या कहा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा सदैव क्या होते हैं, बराबर होता है। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, जो है आपतन कोण कहते हैं। और ये जो है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है बराबर होते हैं, यही हम इसमें जो है नियम समझाया गया था। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है कि समतल दर्पण के सामने खड़े होने पर दर्पण में दिखने वाला हमारा चित्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो दोस्तों, प्रतिबिंब कहलाता है। मान लीजिए कोई यहाँ पर शीशा लगा हुआ है और आप यहाँ पर खड़े हो, तो आप जो इसमें देखते हो तो वो जिसमें जो दिखता है यहाँ पर तो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है आपका। आगे देखते हैं। आगे है कि समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और समान दूरी पर होता है, वस्तु के जो है आकार का बनता है। तो जो आप शीशे में देखते हो तो वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। उसी में क्या होता है, सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और समान दूरी पर होता है। समान दूरी का मतलब जैसे आप यहाँ पर जाओगे, जो मान लीजिए आप यहाँ से इसके बीच में 1 मीटर की दूरी पर हो, तो दर्पण के वो कितनी दूरी पर बनेगा, 1 मीटर पर बनेगा। आप पीछे और चले जाओगे, जितना पीछे जाओगे उतना ही पीछे इसमें जो है क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और उसका जो है वस्तु के आकार का जो है बनता, समान आकार का जो है वस्तु के आकार का बनता है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। वस्तु द्वारा दर्पण की ओर गति करने पर प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर गति करता है। तो वस्तु द्वारा दर्पण की ओर गति करने पर क्या होता है, प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर गति करता है। तो मान लीजिए यहाँ और हम आगे और पढ़ देते हैं तो समझाते हैं। तथा दूर जाने पर प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर जाता है। दर्पण पर बने प्रतिबिंब पर पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ऐसे प्रतिबिंब को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर समझा देते हैं। मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, तो आप यहाँ पर जो है खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो आप जब इस ओर जाओगे, दर्पण की ओर जाओगे, तो ये भी दर्पण की ओर प्रतिबिंब भी तुम्हारा आएगा। और उसके बाद आप अगर यदि इससे दूर जाओगे, यहाँ पर जाओगे, तो ये इसमें जो आपका प्रतिबिंब है ये भी क्या होगा, दूर जाएगा। यहीं पर कहा जा रहा था। और इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है इससे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है कि वह घटना जिसमें समतल दर्पण के सामने खड़े होकर दायां हाथ हिलाने पर बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है, क्या कहलाता है, वो पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। आप जैसे समतल दर्पण में देखेंगे तो आप जो है इस वाला दूसरा हाथ हटा, यहाँ पर खड़े हो, मान लीजिए कि आप ये वाला हाथ हिला रहे हो, तो इसमें क्या होगा, दूसरा वाला हाथ जो है हिलता हुआ दिखाई देगा। फिर हम लोग देखते हैं आगे कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों में प्रतीत नहीं होता है। तो इसमें जो है लगभग 11 अक्षरों में नहीं होता है। कौन कौन से, ए में HIOM, इसमें जो है क्या होता है,
इसमें किसी भी प्रकार से बनेगा तो आप जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो है दोस्तों क्या होता है इसमें इस प्रकार जो है बनता है, वरना कि ये इस प्रकार जो है पलटता है, इस प्रकार नहीं पलटता है बल्कि ये इस प्रकार पलटता है। जैसे कि यू को यू इस प्रकार बना हुआ है, तो जब ये इधर का पलटेगा तब भी ये इसी प्रकार बनेगा, टी पलटोगे तब भी उसे बनेगा। तो इसमें जो है क्या होता है नहीं पलटता है। जैसे इस ओर मोटा है, यहाँ पर ए वाला मोटा है, तो इसमें क्या हो जाएगा इस ओर जो है मोटा हो जाएगा और इस ओर पतला हो जाएगा, इस प्रकार जो है पलट जाता है बस। तो इसमें जो है डिफरेंट नहीं जान पड़ेगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे है कि पार्श्व प्रतिवर्तन का व्यवहारिक उपयोग का उदाहरण है, तो अस्पताल की गाड़ियों पर एम्बुलेंस शब्द के अक्षरों में उल्टे लिखे होते हैं। तो एम्बुलेंस में जो है एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है कि ताकि जो है कोई सामने वाली जो है गाड़ी देखकर उसमें सीधा, ताकि गाड़ी वाहन में सामने वाली गाड़ी में सीधा दिखाई पड़ता है, तो आपको निकलने के लिए दोस्तों क्या होता है ताकि पढ़ सके वो सही से और आगे जो है एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दे सके। यहाँ फिर है कि गोलीय दर्पण होता है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण किस प्रकार होता है? मान लीजिए ये एक दर्पण है, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का भाग है, तो उभरे हुए भाग में जिस उभरे हुए भाग में पेंट होगा ये क्या है कलाई। कलाई मतलब क्या होता है दोस्तों? जहाँ जिस ओर पेंट किया जाता है उसी को कलाई कहते हैं। तो ये क्या है, ये सब बाही उभरे हुए भाग में क्या है कलाई है, मतलब पेंट है। तो ये क्या हो गया हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किस प्रकार होता है? उत्तल दर्पण होता है इस प्रकार कि उल्टा बन गया, हमेशा क्या होता है दाहिनी ओर ही पेंट किया जाता है कलाई। तो यहाँ पर उभरे हुआ भाग नहीं बल्कि धंसे हुए भाग में क्या होता है कलाई होता है। तो ये क्या हो गया हमारा उत्तल दर्पण हो गया। समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है कि चम्मच के गहरे भाग को कहते हैं। तो चम्मच के गहरे भाग को क्या कहते हैं? अवतल पृष्ठ कहते हैं। जो धंसा हुआ हमारा चम्मच होता है इस प्रकार होता है। फिर इसको क्या कहेंगे? इस धंसे वाले भाग को जो है अवतल पृष्ठ कहेंगे, क्योंकि धंसा हुआ था। आगे देखते हैं कि चम्मच के अवतल पृष्ठ उभरे भाग के सामने मुंह रख करके देखने पर हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो प्रतिबिंब कैसा? छोटा दिखाई पड़ता है, आभासी, सीधा दिखाई पड़ता है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं कि चम्मच के अवतल पृष्ठ गहरे भाग से देखने पर हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो बड़ा दिखाई पड़ेगा, आभासी और सीधा दिखाई पड़ेगा, हो गया ये। आगे देख लेते हैं हम लोग कि चम्मच को अपने से पर्याप्त दूरी पर रखकर देखने से प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो कैसा दिखाई पड़ेगा? बड़ा, छोटा या वास्तविक। तो ये दर्पण से संबंधित जितने भी कोई वास्तविक प्रतिबिंब बनने वाले क्वेश्चन हम आप कमेंट में बताइएगा, तो हम दूसरे वीडियो में एकदम कॉन्सेप्ट से समझाकर बना देंगे। अगला है कि वह गोलीय दर्पण जिसमें कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग की बाहरी सतह पर चांदी की कलाई कर देने पर अंदर की सतह चमकीली दिखाई पड़ती है एवं प्रकाश का परावर्तन इसी अंदर वाली चमकदार सतह से होता है। तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। वही कह रहा है यहाँ पर कि ऐसे मान लीजिए कोई दर्पण है, तो यहाँ पर क्या होता है उभरी हुई भाग में क्या कर देता है कलाई कर देता है, और इस वाली क्या होता है ये वाला भाग क्या होता है अंदर के भाग क्या होता है चमकीला होता है, वही यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे कौन सा हमारा है ऑप्शन भी कि वह दर्पण जिसमें खोखले गोले के कटे हुए भाग की आंतरिक सतह पर चांदी की कलाई और क्या है फिर आगे करने पर गोलीय भाग की बाहरी सतह चमकीली दिखाई देती है एवं प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होता है, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हमारा भी कि गोले के केंद्र को जिसके एक भाग से गोलीय दर्पण बनाना होता है कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई एक गोलीय दर्पण है कोई यहाँ पर, तो मान लीजिए ये क्या हो गया यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई और यहाँ पर क्या हो गया प्रकाश का जो है गोलीय दर्पण का क्या होता है परावर्तन होता है मान लीजिए दर्पण में। तो क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इसमें प्रतिबिंब बनेगा। तो जिस बिंदु पर मिलता है उसी क्या कहते हैं
वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग है उस गोले की त्रिज्या कहलाती है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मान लीजिए कोई यहाँ पर एक गोलीय यहाँ पर दर्पण है, गोल गोल दर्पण है, तो इसका हम लोग आधा भाग लेंगे, इस प्रकार आधा भाग लेंगे उसका। तो यहाँ पर कोई एक बिंदु होगा, इसके मध्य में कोई बिंदु होगा, तो इसके बीच की दूरी जो है क्या कहलाती है, इसके बीच की दूरी तो वो कहलाती क्या, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यही इसमें कहा गया है। आप कमेंट में बताइएगा तो हम इसके लिए दर्पण से संबंधित एक वीडियो पूरा फुल बना देंगे। तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, तो दर्पण का ध्रुव कहलाता है, हमने पढ़ लिया। फिर क्या है कि वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पर वही बात हो रही है कि यहाँ मान लीजिए कोई दर्पण है और ये वक्रता केंद्र, तो इसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, आगे है कि मुख्य फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर कोई मान लीजिए है, हम एक ले लेते हैं, यहाँ पर एक दर्पण ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक हो जाएगा ये हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एक बिंदु हो जाएगा सी, जिसे क्या हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, और वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र के जो है दोस्तों मध्य में क्या होता है, हमारा फोकस दूरी होता है, फोकस होता है। तो जो है फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। इसको समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे देख लेते हैं। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से जो है दर्शाते हैं। तो हमारा अवतल दर्पण के सामने वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा पी के मुख्य के मध्य रखी होने पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग इसमें कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु मुख्य फोकस पर रखी होने पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये हो गया। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें उस प्रकार बना दिया गया है। तो इसको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझाते हुए बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, आप ये जो है एक ये टेबल पढ़ लीजिएगा, तो पूरा जो है आपको एक इसमें जितना भी है आपको समझ में पूरा A to Z आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको इसको पढ़ना है। तो इसको दोस्तों क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम आपको पढ़ाने के लिए पूरा क्या करते हैं, अगले वीडियो में जो दोस्तों इसको बना देंगे। तो इसमें आपको अब के लिए क्या करना है, कमेंट में बताइएगा। तो हम इसके लिए पूरा एक वीडियो बनाएंगे, केवल इसी पर आधारित बनाएंगे, और इसको एक एक पॉइंट जो है समझा देंगे, आप जीवन में भी कभी नहीं भूलोगे। तो बताइएगा, और इसको हम पूरा करा देंगे। और उसके बाद में भी क्या करेंगे, हम लोग MCQ करेंगे, जो कि हमारे इसमें दे रखा है, इम्पोर्टेंट MCQ, जो कि क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं बार बार। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोडिंग में थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगले जो है वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझा देंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम जहाँ तक पढ़ाएं आपको हम उस अगले वीडियो में जो है उस वहीं से पढ़ाएंगे, और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझा देंगे दर्पण, क्योंकि दर्पण वाली में जो है समझने में कॉन्सेप्ट ही काम आता है। तो जो है वीडियो दोस्तों बताइएगा कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा। और चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आपका एक वीडियो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन काम करता है। तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।